हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग पीडब्ल्यूडी की थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक आप लोग ने सिंगल फेज एसी स्टार्ट कर दिया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने साइनसॉइडल वेवफॉर्म और उसकी आरएमएस और एवरेज वैल्यूज हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। तो आज हम लोग सीरीज सर्किट्स मतलब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स सिंगल फेज एसी पे कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड यूनिट का सिलेबस है कि ये सारी चीजें मतलब हम लोग इस यूनिट में देखेंगे। आज के लेक्चर में तो इतना नहीं करेंगे ये, लेकिन एक एक लेक्चर टोटल 1 2 3 4 5 लेक्चर्स होंगे हमारे पास। फिर लास्ट में हम लोग पैरेलल एसी तक जाएंगे। पैरेलल एसी का सिर्फ मतलब थ्योरेटिकल वो रहेगा हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग एसी सर्किट्स की स्टडी कंसिडर प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस एंड प्योर कैपेसिटेंस, इन तीन चीजों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो या ये वाले टॉपिक है सारे के सारे। तो एक प्योर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में डिफरेंट डिफरेंट फेजर डायग्राम, वोल्टेज और पावर ट्रायंगल्स वगैरह ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने इतना कर लिया था कि एवरेज वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, पीक फैक्टर था और फॉर्म फैक्टर। सही है, पीक फैक्टर फॉर्म फैक्टर में ये हमेशा याद रखें कि दोनों 1 से ज्यादा होते हैं, एग्जाम में गड़बड़ मत कर। ठीक है, चलो। तो सिंगल फेज एसी रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टर। तो रेजिस्टर वो होता है जो करंट को अपोज करता है ना। करंट कैसे फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। एक जगह से दूसरी जगह में अगर पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ वोल्टेज ज्यादा है यहाँ वोल्टेज कम है, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करना शुरू होंगे और करंट ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ फ्लो करना शुरू करेगी। और जो मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो इसको रेजिस्ट करता है ना। उसमें बहुत सारे रीजन होते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर मारते हैं, फिर जो लैटिस में एटम्स होते हैं उसमें टक्कर मारते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे रेजिस्टेंस के फिनोमेना होते हैं। जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा गर्म होता है, कम रेजिस्टेंस होता है कम गर्म होता है, इजीली मतलब जो है करंट को फ्लो करा देता है ना। ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर रेजिस्टेंस है हमारे पास सिंपल रेजिस्टेंस, उसमें अगर हम लोग एक सिंपल सिंगल एसी करंट हम लोग अगर फ्लो करा रहे हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होगा ये हम लोगों को देखें। ठीक है, हमारे पास जो करंट का वेवफॉर्म था वो कुछ इस टाइप का था, है ना, साइनसॉइडल वेवफॉर्म। चाहे वो वोल्टेज हो चाहे करंट हो, दोनों का वेवफॉर्म हमारे पास साइनसॉइडल था इस टाइप का। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक वोल्टेज है, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे पास सोर्स होता है वो वोल्टेज सोर्स ही होता है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होता है। देखो आप लोग के भी जो घर में आ रही है करंट आ रही है मतलब ना, पावर जो आ रही है घर में, तो वो कैसी है, हाँ हाँ एसी है, वो तो मुझे भी पता है कि एसी है, डीसी नहीं। लेकिन कैसी है, कांस्टेंट वोल्टेज है, कांस्टेंट करंट है। कांस्टेंट वोल्टेज है, हमें पता है कि 220 वोल्ट आ रही है, कितना करंट आ रहा है ये थोड़ी हमें पता है ना। तो वो जितना चाहेंगे हम लोग, जितना लोड लगाएंगे वैसा करंट उसमें से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट, वोल्टेज 220 230 जो भी है, कोई कांस्टेंट वोल्टेज हमारे पास करंट सोर्स। तो नॉर्मली हमारे पास जो सोर्स होता है वो वोल्टेज के टर्म्स में होता है, करंट हम लोग कैलकुलेट करें। तो अगर हमारे पास V है, V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t, तो रेजिस्टेंस में सिंपल ओम्स लॉ अगर हम लोग लगाएंगे तो क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। तो V इक्वल्स टू IR से अगर हमें इसकी I पता करनी है, इसकी करंट पता करनी है, माँ वाला I नहीं, करंट की वाली बात, और इसकी करंट पता हम लोग को करनी है, तो हम क्या करेंगे, V अपॉन R, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो V रहा हमारे पास क्या, Vm sin ओमेगा t, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो I हो जाएगा हमारे पास Vm ओवर R sin ओमेगा t। तो ये Vm sin ओमेगा t, Vm ओवर R जो है इसको हम लोग कहेंगे Im, क्योंकि ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू। कैसे है मैक्सिमम वैल्यू, साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, ऑब्वियसली बात है, 1 से ज्यादा तो होगी नहीं, है ना। साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, 1 से ज्यादा तो नहीं होगी ना। तो अगर ये मैक्सिमम वैल्यू हो, और ये दोनों तो कांस्टेंट है हमारे, ये दोनों चेंज थोड़ी होती, तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमने 1 रखी तो आई की मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को मिल गई Vm ओवर आर, तो इसको हम लोग कहेंगे Im। तो हो जाएगा हमारा आई मैक्स साइन ओमेगा टी, इसको हम लोग Im से रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ गया, अरे भाई आई एम लिख देना चाहिए था। जैसे यहाँ V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा टी, ऐसे I इक्वल्स टू Im sin ओमेगा टी होगा। ठीक है, आई मैक्स हमने लिख दिया, क्योंकि ये शो कर देखो मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास जो एसी क्वांटिटीज होती है उनको हम लोग स्मॉल लेटर से शो करते हैं, और जो कांस्टेंट क्वांटिटीज होती है या डीसी क्वांटिटीज होती है उनको हम लोग बिग लेटर से शो करते हैं। ऐसे यहाँ पे आई मैक्स जो है वो हमारा कांस्टेंट हो गया, अभी चेंज नहीं होगा, तो इसको हम लोग शो कर सकते हैं कि हमारा जो आई एम होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। सही है ना, ऐसे हम लोग इसको आई एम साइन ओमेगा टी कर देंगे। अब फेजर डायग्राम अगर हम इसका देखें तो रेजिस्टर जो है वो कोई भी फेज शिफ्ट नहीं कराता। रेजिस्टर में सिंपल करंट को वो अपोज तो कर रहा है, लेकिन उसके फेज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो जितना फेज उसका होगा, क्या बोलते हैं, जितना फेज जो फेज वोल्टेज का होगा सेम फेज में हमारी करंट चल रही होगी। अगर पहले से सेम फेज में हो तो पहले से डिफरेंस हो तो एक अलग चीज है,
लेकिन नॉर्मली हमारे पास जैसा वोल्टेज होगा उसी फेज में हमारे पास करंट जा रही हो, ठीक है। देखो ये भी साइन ओमेगा टी, ये भी साइन ओमेगा टी, इसमें कहीं भी प्लस माइनस फाई नहीं आया। अगर प्लस प्लस माइनस फाई आता इसका मतलब ये करंट या तो आगे चल रही होती है या वोल्टेज आगे चल रही है। समझ आई बात? तो फेजर डायग्राम हमारा कैसा होगा, इस टाइप का होगा। करंट सीरीज मतलब सिर्फ रेजिस्टर का, रेजिस्टिव सर्किट का अगर आपके पास फेजर डायग्राम ड्रॉ करने को आता है तो हमें ऐसे ड्रॉ करना, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में सिर्फ फेजर डायग्राम ड्रॉ करने को है, क्या आप करंट का भी फेजर डायग्राम ड्रॉ करिए, वोल्टेज का भी फेजर डायग्राम, सॉरी रेजिस्टर के भी फेजर डायग्राम ड्रॉ करिए, कैपेसिटर का भी फेजर डायग्राम और इंडक्टर का भी फेजर डायग्राम। कभी सिर्फ इतना पूछ रहे कि अगर सीरीज मतलब हमारे पास सिंगल फेज रेजिस्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट, तीनों के फेजर डायग्राम बताओ, सही है। तो ये हमारा रेजिस्टर वाले का फेजर डायग्राम, कैपेसिटर और इंडक्टर का भी हम लोग आगे देखें। वेवफॉर्म डायग्राम कैसा होगा, क्योंकि फेज में कोई डिफरेंस नहीं है, तो जब हमारा वोल्टेज होगा सेम उसके फेज के साथ साथ हमारी करंट चल रही है, ठीक है। करंट थोड़ी सी कम होगी क्योंकि करंट की वैल्यू क्या है, वी अपॉन आर, तो वी में आर का डिवाइड कर, वोल्टेज से थोड़ा सा कम होगा हमारा करंट, ठीक है ना। वोल्टेज से करंट हमारा हमेशा कम रहेगा क्योंकि हम लोग आर है उससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, है ना, वोल्टेज। तो उसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है मैक्सिमम वैल्यू। तो ये वोल्टेज हमारे ऐसे जा रही होगी, करंट बिल्कुल ऐसे इसके साथ साथ चलेगी, लेकिन एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम रहेगा। तो ये हमारा वेवफॉर्म डायग्राम हो गया सिंपली रेजिस्टिव सर्किट। इसके बाद हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर। पावर क्या होती है, पावर की वैल्यू होती है हमारे पास V इंटू आई, है ना। पावर जो होता है हमारे पास यही तो होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। तो V की वैल्यू हमें पता है, V में साइन ओमेगा टी, करंट की वैल्यू हमें पता है में साइन ओमेगा टी, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा ये इसकी कैसी वैल्यू है, क्या इसकी एवरेज वैल्यू है या इसकी आरएमएस वैल्यू, नहीं, ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ना। सही है, बिल्कुल सही जवाब, समझ गया आप लोग। तो ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमारे पास है ना। तो ये पावर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें, इंस्टेंटेनियस पावर। तो वोल्टेज और करंट की इंस्टेंटेनियस पावर को हम लोग मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को हम लोग मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमारे पास आएगा वी मैक्स, आई मैक्स और साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। अब साइन ओमेगा टी का स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये शायद मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हो, नहीं भी हो तो कॉस टू ओमेगा टी जो होता है हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इस टाइप से होता है हमारे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हमारे पास जो देखो जो होता है हमारे पास cos टू ओमेगा टी होता है, कहाँ पेन का हमारा पेन गिरा। तो cos टू ओमेगा टी जो होता है हमारा, दिख रहा है ना आपको, हाँ, इक्वल्स टू cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सही है। अब cos स्क्वायर ओमेगा टी होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सही है ना। अब ये यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी था, तो ये 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, तो ये यहाँ आ जाएगा cos टू ओमेगा टी इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1 माइनस cos टू ओमेगा टी डिवाइड बाई, मतलब ये 2 यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे ही 1 माइनस cos टू ओमेगा डिवाइड बाई 2, सही है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब ये हमारे पास आ गया पावर की वैल्यू, है ना। अब cos टू ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, 1 माइनस cos टू ओमेगा डिवाइड बाई 2 जो आएगा, तो एक तो आएगा हमारे पास ये वाला हाफ वाला टर्म और एक आएगा माइनस हाफ cos टू ओमेगा, दो टर्म होंगे हमारे पास। तो हाफ को हमने यहाँ पे लिया तो रूट टू हो गया हमारे पास। भाई टू क्या होता है, टू इक्वल्स टू रूट टू मल्टीप्लाई बाई रूट टू, है ना, वही तो टू होता है, यानी अंडर रूट 4। तो हमने इन दोनों के नीचे रूट टू क्यों रखा है, क्योंकि ये हमारे पास वीएम और आईएम की वैल्यू थी, सॉरी पीआरएमएस और आईआरएमएस की वैल्यू, है ना। पीआरएमएस क्या था हमारा, वीएम बाई रूट टू, आईआरएमएस था आईएम बाई रूट टू, तो इसलिए हमने इनको रूट टू यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो हम जब इसको यहाँ पे लेंगे तो ये हो जाएगा वीआरएमएस इंटू आईआरएमएस माइनस वीआरएमएस आईआरएमएस कॉस टू ओमेगा टी। ये है पावर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, क्या है ये, पावर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू यही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अगर हम लोग एवरेज पावर निकालें, ठीक है, तो एवरेज पावर अगर हम लोग लेंगे इसकी, तो एवरेज के लिए क्या करते हैं हम लोग, एनालॉग में इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो अगर एवरेज पावर हम लोग को कैलकुलेट करें तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सेकंड पार्ट जो है हमारा, इसका इंटीग्रेशन 0 आएगा हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल के लिए, ठीक है। एक कंप्लीट साइकिल के लिए हमारे पास cos टू ओमेगा टी क्या होगा, 0 होता है। तो ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, सिर्फ हमारा ये वाला पार्ट बचे, ये दोनों तो कांस्टेंट ही है। तो सिंपल अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दें 0 टू 2 पाई, तो ये हमारा 0 हो जाएगा और ये हमारा बीआरएमएस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा, बीआरएमएस इंटू आईआरएमएस। तो ये हमारे पास आ जाएगा P इक्वल्स टू बीआरएमएस इंटू आईआरएमएस, एक कंप्लीट साइकिल, ठीक है। एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो पावर होगी वो बीआरएमएस इंटू आईआरएमएस, सही। इंस्टेंटेनियस पावर कभी भी हमें कैलकुलेट करनी तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। कोई ओमेगा टी की हम लोग को वैल्यू दे रखी है कि इतने टाइम पे क्या कितनी होगी, तो हम लोग यहाँ पे पुट करके उसको पता कर लेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है हमारा, पावर फैक्टर है रेशियो ऑफ पावर दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड इन स्टेप एंड टू द टोटल पावर। टोटल पावर हमारी एपरेंट पावर है, ये जो हमारी पावर है इसको हम लोग कहते हैं एपरेंट पावर, जितनी पावर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं।
ठीक है। अब इसका कुछ पार्ट हमारा रजिस्टर, अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वो है कंपोनेंट लगे हुए, रजिस्टर भी, इंडक्टर भी, कैपेसिटर भी, तो अगर तो रियल पावर जो होती है वो रजिस्टर में हो रही होती है, क्योंकि देखो कैपेसिटर और इंडक्टर जो है वो पावर को कंज्यूम नहीं करते, वो पावर को स्टोर करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। अभी तक इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों आप लोग पढ़ चुके हैं। हमारे पास इंडक्टर के टाइम पे फर्स्ट यूनिट में था एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, सही है। सेकंड यूनिट में हमारे पास था एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, सही है। दोनों के लिए हमारे पास वैल्यूज थी। तो यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही, यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रही है, सही है। ये लोग पावर को स्टोर कर रहे हैं, तो ये जो पावर इन पे जा रही है, इनको एनर्जी देने में जो एक्स्ट्रा पावर हमें देनी पड़ रही है, उसको हम लोग इमेजिनरी पावर कहते हैं, ठीक है। रियल पावर कहाँ होती है? रियल पावर रजिस्टर में होती है। इमेजिनरी पावर कैपेसिटर और इंडक्टर, सही है। तो हमारे पास जो पावर फैक्टर होता है वो बताता है कि टोटल पावर जो आप दे रहे हैं उसका कितना परसेंटेज रियल पावर है और कितना परसेंटेज उसका इमेजिनरी पावर के फॉर्म में जा रहा है सर्किट के अंदर, ठीक है। इसको हम लोग cos फाई से डिवाइड करते हैं, डिनोट करते हैं। और क्योंकि रजिस्टर हमारे पास रजिस्टर में जो है वो रियल है, और टोटल जो पावर है वो इम्पिडेंस में जो है वो कंज्यूम हो रही है, कह सकते हैं टोटल पावर जो हमें देनी है। तो टोटल इम्पिडेंस हमारा Z है और जो मेन पावर है वो R है, तो इसको R बाई Z से भी हम लोग डिनोट कर देते हैं, ठीक है, cos फाई को। रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कम होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई और कंपोनेंट है ही नहीं हमारे पास, जितनी पावर जा रही है सारी की सारी रजिस्टर में ही जा रही है, और इसका फेज एंगल होगा जीरो। cos फाई मतलब हम लोग फेज एंगल से पता करते हैं कितना पावर फैक्टर होगा, तो क्योंकि यहाँ पे फेज एंगल जीरो है तो cos जीरो होगा हमारा 1, इसी पावर फैक्टर हो गया हमारा 1, सही है। अपरेंट पावर वही जो हम लोग टोटल दे रहे हैं, तो टोटल यहाँ जितनी रियल पावर है वही हमारे पास अपरेंट पावर है, P इंटू आई, और ये VRMS इंटू IRMS है एक्चुअली। तो V और I जो है वो हमारे पास VRMS और IRMS, ठीक है। तो हम टोटल पावर दे रहे हैं, उसमें V और I अगर यहाँ लिखा हो इसका मतलब लोग ये वाली जो पावर VRMS IRMS ये हम लोग दे रहे हैं, तो ये अपरेंट पावर हो गई हमारी, सही है। एक्टिव पावर जो इस एस में से जो पावर हमारी रजिस्टर में कंज्यूम हो रही है उसको हम लोग एक्टिव पावर। रेजिस्टिव सर्किट में, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में सारी चीजें एक्टिव पावर है वही हमारी रियल पावर है, और इमेजिनरी पावर जीरो, ठीक है। सारी सारी जो पावर है वही हमारी रियल पावर में एक्टिव पावर में जा रही है। अपरेंट पावर एक्टिव पावर दोनों बराबर होगी, ठीक है। तो P इक्वल्स टू VI cos फाई, cos फाई हमारा 1 है यहाँ पे, इसलिए P की वैल्यू VI हो जाएगी, ठीक है। अगर बाई चांस एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर इनकी अगर आपके पास डेफिनेशन लिखने को आती है तो आपको ये लिखना था, द पावर विच इज एक्चुअली कंज्यूम्ड और यूटिलाइज्ड इन एसी सर्किट इज कॉल्ड ट्रू पावर और एक्टिव पावर और रियल पावर, ठीक है। या इसको एक्चुअल पावर जो है वो वॉटफुल भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होगा, द प्रोडक्ट ऑफ अपरेंट पावर एंड पावर फैक्टर इज कॉल्ड एक्टिव पावर, जो इसका फॉर्मूला है वो P इक्वल्स टू VI cos फाई, सही है। अगर आपके पास आता है अपरेंट पावर, द प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज टू वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज अपरेंट पावर, क्या आपको लिख, सही है। छोटी छोटी डेफिनेशन आ जाती है, लास्ट टाइम आई भी थी एंड के एग्जाम में। उसके बाद फिर हमारे पास रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर वही जो कैपेसिटर और इंडक्टर में कंज्यूम हो रही है। तो यहाँ पे कोई कैपेसिटर और इंडक्टर नहीं है, सिंपल एक रेजिस्टर है, तो इसकी वजह से वो रिएक्टिव पावर हमारी हो जाएगी जीरो, ठीक है। तो इसके लिए इस जो वैल्यू होती है वो VI sin फाई होती है, ठीक है। रिएक्टिव पावर के लिए VI sin फाई, sin फाई साइन, क्योंकि फाई जीरो है तो sin फाई जीरो हो जाएगा, इसलिए रिएक्टिव पावर हमारी यहाँ पर जीरो। सेम ये इसका टोटल कंक्लूजन है, पॉज करके देख लो एक बार। उसके बाद फिर हमारे पास है प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जहां हमारे पास है रेजिस्टर था, अब हमारे पास है इंडक्टर। अब इंडक्टर के लिए हमें फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन से पता है कि इंडक्टर की जो वैल्यू, ठीक है, उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज E इक्वल टू माइनस L di बाई dt, है ना। ई जो इंड्यूस हो रहा है उसके अंदर ईएमएफ दैट इज इक्वल टू माइनस L di बाई dt। तो अगर हम यहाँ से आई की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो L यहाँ चला जाएगा नीचे, तो माइनस E अपॉन L हो जाएगा, और आई फिर हम इसको इंडिकेट करेंगे तो क्या आएगा, I इक्वल टू माइनस 1 अपॉन L E इंटू डी टी, ठीक है। अब लेंज लॉ से हमें ये पता है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ये अप्लाइड वोल्टेज के नेगेटिव हो, जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है किसी भी इंडक्टर में, तो जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उस पे कॉइल में, उसका नेगेटिव, उसको अपोज कर रहा होता तो उसका नेगेटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे V इक्वल टू माइनस ई रखेंगे, V जो हम लोग अप्लाई करते हैं, E जो इंड्यूस हुआ, ठीक। तो V इक्वल टू माइनस ई इस फॉर्मूले में हम लोग रखेंगे, बस हमारे पास आएगा I इक्वल टू 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू dt। अब V की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, V क्या था हमारे पास, V है हमारा साइनसोइडल वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है इसकी, Vm sin ओमेगा t, सही। तो Vm sin ओमेगा t हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो Vm sin ओमेगा t को जो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ माइनस कॉस, है ना। तो साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ओमेगा टी, ये dt है, तो dt या t यानी ओमेगा से भी हमारे पास डिवाइड हो गई, है ना। तो माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा, हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब ओमेगा टी बचा हमारे पास अंदर, और नीचे आ गया Vm इंटू ओमेगा एल, ठीक है, Vm अपॉन ओमेगा एल। माइनस कॉस ओमेगा टी क्या होता है,
देखो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो माइनस का साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, सही। तो इसीलिए हमारे पास क्या होगा, माइनस यहां से इसको हम अगर इसको ले जाए माइनस कॉस माइनस थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस, साइन साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस 90 होता है माइनस कॉस थीटा, सही है। इसी माइनस को मतलब अगर हम लोग अंदर ले जाए तो वो सेम कॉन्सेप्ट वहां पे चला जाए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से आया माइनस कॉस ओमेगा टी की वैल्यू है माइनस सॉरी साइन ओमेगा टी माइनस 9, ये हमने यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से आई की फाइनल वैल्यू आई इक्वल टू वी एम ओवर ओमेगा एल, यानी कि वी एम ओवर ओमेगा एल क्या होता है हमारा एक्सएल, है ना, एक्सएल और एक्सी पता है ना आप लोग को, अभी बल्कि आगे आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक्सएल तो खैर आपने देख लिया होगा, इंडक्टर के लिए जो हमारे पास इम्पिडेंस होता है दैट इज एक्सएल, और या उसको रिएक्टेंस भी कहते हैं, और जो कैपेसिटर के लिए होता है उसको उस कैपेसिटर रिएक्टेंस होता है हमारा एक्सी, ठीक है। तो वी एम ओवर ओमेगा ओमेगा हो गया हमारा एक्सएल, तो आई इक्वल टू वी एम ओवर एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस 9। अब ये साइन ओमेगा टी माइनस 9 देखो वहां पे हमारे पास आया था साइन ओमेगा टी रेजिस्टर, यहाँ पे हमारे पास साइन ओमेगा टी माइनस 9, इसका मतलब क्या है, करंट यहाँ पर लैग कर रही है ना, 90 डिग्री से हमारी करंट लैग कर रही है, जो हमारा वोल्टेज चल रहा है जिस फॉर्म में, उससे पीछे चल रही होगी हमारी करंट, कितनी डिग्री से, 90 डिग्री, यानी पाई बाई 2 हमारा पीछे चल रहा होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगी, वीएम ओवर एक्सएल, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो अगर इसकी हम 1 रख देंगे तो यहाँ पे हमारे पास वीएम ओवर एक्सएल हो जाएगा, तो आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, सही है। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या लिख दिया एक्सएल, फिर हमारे पास आया इंडक्टिव रिएक्टेंस, हम लोग यहाँ से इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर पूछता तो यहाँ से बता देंगे, उसके बाद आता है हमारे पास फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम में अब हमारा आई लैग कर रहा है, तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज को ऐसे रखते हैं तो करंट हमारा पीछे चल रहा होगा, ठीक है। अगर लैग कर रहा है तो नीचे की तरफ आएगा, लीड कर रहा है तो ऊपर की तरफ जाता है फेजर डायग्राम, ठीक है। तो अगर हमारा करंट यहाँ से लैग कर रहा है, क्योंकि इंडक्टर है हमारे पास, इंडक्टर में करंट लैग करेगा, तो वीएल हमारा ऐसे होगा, आईएल ऐसे होगा, बीच में 90 डिग्री का एंगल, ये हमारा हो गया फेजर डायग्राम, ठीक है। इनमें से किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ये रिलेटिव होता है। रिलेटिव का मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि वीएम वीएल यहाँ पर, अगर आप इसको घुमा दिए वी यहाँ चला गया आई यहाँ आ जाए, ठीक है। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज वी आगे चल रहा होगा और आई पीछे चल रहा होगा, बस ये याद रखना है। आप इसको ऐसा भी नहीं करना चाहते, एक ऐसे बना दीजिए, उल्टा आपको बिल्कुल ये भी नहीं कि नहीं चलो हम क्यों सर ऐसे बनाए, तो लो वीएल ऐसे बना दो, तो इसके 90 डिग्री पे आईएल ऐसे बना देना, सही है, जैसा भी चाहे, लेकिन इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा और एंटी क्लॉकवाइज वीएल हमारा लीड कर रहा होगा और आईएल हमारा पीछे चल रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फिर हमारे आगे वेव फॉर्म, अब वेव फॉर्म में सेम वही वेव फॉर्म जैसी पहले थी वैसे ही, बस ये जो आई है ये शिफ्ट हो जाएगी 90 डिग्री पीछे की तरफ। अब हमारी जो पीक है वी की वो पहले आएगी, आई की पीक 90 डिग्री बाद आएगी, यानी 90 डिग्री क्या, यहाँ पे 90 डिग्री पे 1 होता है और 180 पे 0 होता है, तो जब ये 1 होगा तो ये 0, मतलब ये इससे 90 डिग्री बाद स्टार्ट हो रही होगी आई की वेव, सॉरी, ठीक है। ये इसकी आई की वेव फॉर्म, जो करंट की वेव फॉर्म है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90, ये इससे 90 डिग्री बाद स्टार्ट होगी, ये हमारी वेव फॉर्म होगी अगर बनानी हो एग्जाम में तो। फिर हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर आती है, इंस्टेंटेनियस पावर में वही वी और आई को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 9, सही। तो इसमें जो हमारे पास वैल्यू आएगी, तो साइन ओमेगा टी माइनस 90 क्या था हमारा, कॉस ओमेगा टी, है ना, ओमेगा टी माइनस 90 था हमारा माइनस कॉस ओमेगा टी, वही तुमने यहाँ पे रखा था, माइनस कॉस ओमेगा टी को तो रखा था, तो यहाँ से हम लोग इसको वापस रख देंगे, माइनस साइन ओमेगा टी आई मैक्स कॉस ओमेगा टी, तो साइन ए कॉस होगा, टू साइन ए कॉस होता है हमारे पास, है ना, टू साइन ए कॉस वाला फॉर्मूला होता, तो वो क्या होता है, टू साइन ए कॉस इक्वल टू साइन टू ओमेगा टी, यानी टू साइन टू ए, तो साइन टू ए का टू साइन ए कॉस होता है, वो हमने क्या करा, टू का मल्टीप्लाई का टू का डिवाइड कर लिया, टू साइन ए कॉस हो गया, हमने यहाँ रख दिया साइन टू ए, और तो हमारे पास यहाँ पे फिर से ये रूट टू आ गया, यानी ये वीएम ये वी आर एम एस हो गया, आर एम एस हो गया, और ये साइन टू ओमेगा टी हो गया, ठीक है। तो साइन टू ओमेगा टी की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे आएगी माइनस वी आर एम एस आर एम एस। अब अगर हम पावर को एक कंप्लीट साइकिल के लिए इंटीग्रेट करें, ठीक है, तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए साइन टू ओमेगा टी की वैल्यू होगी 0, तो इसलिए हमारी जो रियल पावर होगी वो एवरेज पावर जिसे कहते हैं वो 0 होगी, सही। एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट में एवरेज पावर हमारी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइन टू ओमेगा टी, ऑब्वियसली 0 इसलिए भी होगी कि इंडक्टर में पावर कंज्यूम नहीं होती, वो स्टोर कर लेता है एनर्जी, जब आप उसमें से हटाएंगे तो वापस वो प्रोवाइड करा देता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एवरेज पावर 0 होगी, ये पावर की वेव फॉर्म होगी, ठीक है। अब एवरेज पावर 0 क्यों, ये भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो ये यहाँ से बाद में स्टार्ट होगा, तो पावर की वेव फॉर्म होगी इन दोनों पे डिपेंड करेगी, जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो पावर पॉजिटिव होगी, जब ये दोनों नेगेटिव होंगे तो पावर नेगेटिव होगी, जैसे एक मिनट,
हाँ, जब ये दोनों नेगेटिव होंगे तो भी पावर पॉजिटिव, जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो पावर पॉजिटिव होगी, जब दोनों नेगेटिव होंगे तो पावर पॉजिटिव होगी, और जब दोनों अपोजिट साइन के होंगे, यानी वोल्टेज हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है और करंट यहाँ पे नेगेटिव है, इधर की तरफ देखें ना इसको नीचे की तरफ, तो करंट नेगेटिव, तो यहाँ पे पावर नेगेटिव होगी। और अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ वोल्टेज नेगेटिव है, करंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पावर नेगेटिव होगी, प्लस माइनस माइनस होता है ना इसलिए, ठीक है। जब दोनों नेगेटिव होंगे फिर से पावर प्लस हो जाएगी। तो पावर वेव फॉर्म अगर बनानी है तो पहले हम लोग वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग पावर की वेव फॉर्म यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। पावर फैक्टर क्या होगा इसका? पावर फैक्टर होता है हमारा cos फाइव, cos फाइव, और यहाँ फाइव कितना है 90, है ना, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव होता है ना, माइनस फाइव प्लस माइनस फाइव जो भी हो, तो अब यहाँ पे फाइव हमारा 90 और cos 90 होता है जीरो, तो पावर फैक्टर हो गया यहाँ पे जीरो। पावर फैक्टर जीरो होने का मतलब क्या है? पावर फैक्टर जीरो होने का मतलब ये है कि यहाँ जितनी भी पावर है वो सारी सारी रिएक्टिव पावर है, एक्टिव पावर कुछ है ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि एक्टिव पावर कहाँ कंज्यूम होते हैं? रजिस्टर में, या हमारे पास रजिस्टर है ही नहीं, तो एक्टिव पावर होगी नहीं, सारी सारी कैसे होगी? रिएक्टिव पावर होगी। तो पावर फैक्टर हो जाएगा हमारा जीरो, cos 90 जीरो। अपरेंट पावर जो है हमारी वो सेम होगी भाई, आरएमएस वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस होगी अपरेंट पावर हमारी, और एक्टिव पावर जो होगी वो जीरो हो जाएगी। वी आई cos फाइव होता है, cos फाइव जीरो है तो एक्टिव पावर जीरो, और रिएक्टिव पावर हमारी टोटल जितना है वी आई इंटू साइन फाइव है, साइन फाइव हमारा बदलता है, तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये हमारे पास आ जाएगी रिएक्टिव पावर। तो यहाँ जितनी भी पावर हमारी जा रही है वो सब कैसी है? रिएक्टिव पावर है, ठीक है, वो कंज्यूम नहीं हो रही है, वो वापस आती है। ये था हमारा इंडक्टिव सर्किट। सेम ये इसका कंक्लूजन है, उसको एक बार पॉज करके वीडियो को इसे देख लो। फिर हमारे पास सेम आता है कैपेसिटिव सर्किट, जस्ट उसका उल्टा होता है, जैसा वहां पे था उसका जस्ट उल्टा होता है। देखो कैपेसिटर में हमारे पास क्या होता है? क्यू इक्वल्स टू सीवी होता है भाई, और आई जो होता है करंट, वो क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। अगर इसका एक्सप्रेशन ड्रॉ करने डेराइव करने वाला तो अब मैं ये सब लिख कि वी हमारे पास वी एम साइन ओमेगा टी, क्यू हमारा सी वी होता है, आई होता है डी क्यू बाई डी टी, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आई क्या हो जाएगा? सी डी वी बाई डी टी, और सी डी वी बाई डी टी में हम वी की वैल्यू रख देंगे, वी एम साइन ओमेगा टी बाई, सही है। अब यहाँ पे वी एम साइन ओमेगा टी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना हम लोग, तो अगर ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में करते हो सिर्फ कॉस ओमेगा टी, लेकिन टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अब यहाँ पे आएगा कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा सी वी एम कॉस ओमेगा टी, तो वी एम से हम लोग इसको नीचे ले वन अपॉन ओमेगा सी, और वन अपॉन ओमेगा सी होता था हमारे पास एक्स सी, याद है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना, तो वन अपॉन ओमेगा सी था हमारा एक्स सी, तो ये एक्स सी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, आई इक्वल टू बी एम ओवर एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस 90, कॉस ओमेगा टी जो है हम लोग इसको साइन 90, साइन 90 प्लस थीटा रखते हैं हम लोग, साइन 90 प्लस माइनस थीटा रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि लेकिन हमें ओमेगा टी को पहले लाना, तो अगर माइनस तो अगर माइनस आगे आ जाए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? साइन 90 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला ले लेंगे और फिर क्या करेंगे? थीटा प्लस 90 कर देंगे यहाँ, तो साइन ओमेगा टी प्लस 90। तो अब यहाँ अगर हम देखें तो करंट कैसे जा रही है? करंट लीड कर रही है हमारी वोल्टेज, सही है। देखो इंडक्टर में लैग कर रही थी और इसमें लीड कर रही है, सही है। इंडक्टर में हमारी करंट लैग कर रही थी और कैपेसिटर में हमारी लीड कर रही है, सही है। द मैक्सिमम वैल्यू इन दिस इंस्टेंटेनियस करंट, हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? पी एम ओवर एक्स सी, तो आई की वैल्यू हो जाएगी आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 9, ये हमारे पास फाइनल आ गया करंट प्योरली इलेक्ट्रिक सर्किट में। अगर एग्जाम में ड्राइव करने को आता तो बस इतना डेरिवेशन आपको यहाँ पे कर देना है, सही है। उसके बाद हमारे पास फेजर डायग्राम है। अब यहाँ वहां पे करंट लीड लैग कर रही थी तो करंट नीचे थी 90 डिग्री, अब यहाँ पे लीड कर रही तो करंट यहाँ पे ऊपर हो गया है। अब इसको आप कैसे भी रोटेट कर लिए, लेकिन करंट एंटी क्लॉकवाइज करंट हमारी लीड कर रही होगी, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का होगा, सही है। ये हमारा हो गया फेजर डायग्राम। फिर वेवफॉर्म डायग्राम, वेवफॉर्म डायग्राम में जस्ट इसका अपोजिट, पहले हमने क्या किया था? करंट को यहाँ से स्टार्ट किया -90, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, सॉरी पहले हमने करंट को 90 डिग्री से स्टार्ट किया था, अब हम इसको -90 स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे लेकर के आ जाए, सही है। या ये कर सकते हैं कि बस इसको शिफ्ट कर देंगे, ये तो जीरो है तो इससे ऑरिजिन से पहले हम क्या ही दिखाएंगे, तो बजाय यहाँ के अब यहाँ पे इसका पीक आ गया, ठीक है। जब ये हमारा ओमेगा टी जीरो होगा तो साइन, अगर इसको हम जीरो रख दें तो यहाँ कितना होगा? साइन 90 आएगा, है ना। एक मिनट, -90 प्लस 90 हो गए, पर यहाँ पे जो है अगर, तो जब Vm हमारा जीरो होगा, यानी अगर हम इसको जीरो रख दें तो ये हो जाएगा Vm जीरो, यानी Vm जीरो, और Im अगर हम इसको यहाँ जीरो रखें तो क्या आएगा? साइन 90, तो I हमारा होगा Im मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे हम लोग यहाँ पे इसकी वेवफॉर्म ड्रॉ करें, 90 डिग्री लीड कर रहा होगा हमारा करंट, यानी करंट की पीक 90 डिग्री पहले आएगी, वोल्टेज की पीक 90 डिग्री बाद में आएगी, ठीक है, क्लियर है। चलो तो लास्ट में हमारे पास है, फिर लास्ट में थोड़ी एक और चीज और होगी, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर सेम वीएम वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी प्लस 90 हमारे पास यहाँ आ जाएगा, तो फिर से हमारे पास जो है वो
ये cos ओमेगा टी था, 2 sin ए cos ए वाला वही फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, तो sin 2 ओमेगा टी, सेम चीज जो पहले हुई थी वही सेम चीज हमारे पास यहाँ पे जाएगी, बी आर एम एस इंटू आर एम एस साइन 2 ओमेगा। तो पावर की वेव फॉर्म बिल्कुल सेम वैसी रहेगी जैसे पहले, बस उसकी अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए कंप्लीट साइकिल के लिए हमारी जो एवरेज पावर है वो जीरो हो जाएगी, तो इस वजह से एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज जीरो, क्योंकि पावर जो कंज्यूम हो रही है वो जीरो हो रही है, क्योंकि सारी सारी रिएक्टिव पावर जितनी जा रही है उतनी ही वापस आ जाती है, कोई पावर कंज्यूम नहीं होती, एनर्जी से स्टोर करता है कैपेसिटर, ऐसी इंडक्टर भी स्टोर करता है, सही है। ये हमारी इंस्टेंटेनियस पावर नहीं है, इंस्टेंटेनियस पावर ये कहाँ, ये वाली इंस्टेंटेनियस पावर में हम लोग टी की वैल्यू रखेंगे, टी की किसी भी वैल्यू के लिए कोई ना कोई वैल्यू आएगी, जीरो के लिए जीरो आएगा, ऑब्वियस सी बात, ठीक है। तो ये हमारी पावर वेव फॉर्म होगी। पावर वेव फॉर्म में अब जहां दोनों पॉजिटिव है यहाँ ये पॉजिटिव होगी, जहां दोनों नेगेटिव है वहां पे भी ये पॉजिटिव होगी, जैसे ये वोल्टेज भी नेगेटिव है और करंट भी नेगेटिव, यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव है करंट नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, ठीक है। ऐसे करके हम लोग मेन ये दोनों वेव फॉर्म है, ये दोनों वेव फॉर्म अगर आपने बना ली करंट और वोल्टेज की, तो आप पावर वेव फॉर्म भी बहुत आसानी से बना लें। पावर फैक्टर इसका क्या होगा, इसका भी पावर फैक्टर जीरो होगा, कि इसमें फाइन फाई क्या है हमारा 90 है और cos 90 होता है जीरो, वहां पे प्लस 90 था माइनस 90 था, cos में थोड़ी फर्क पड़ता है, cos में चाहे प्लस थीटा हो माइनस थीटा हो, थीटा थीटा है उसके लिए, ठीक है। तो cos फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, cos 90 हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पे पावर फैक्टर हमारा जीरो होगा। अपरेंट पावर जो कि रजिस्टर में कंज्यूम होती है, रजिस्टर हमारा यहाँ पे है नहीं तो ये भी जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। सॉरी अपरेंट पावर जीरो होगी, अपरेंट पावर रियल पावर जीरो, रियल पावर रजिस्टर में, तो अपरेंट पावर टोटल पावर है जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो टोटल पावर जो अपरेंट पावर प्रोवाइड कर वो तो है वहां पे, है ना, पी आर एम एस इंटू आई आर एम एस होती है। एक्टिव पावर जीरो होगी, एक्टिव पावर होता है एस इंटू कॉस फाइव, यानी एस जो वी आई इंटू कॉस फाइव, कॉस फाइव जीरो है तो एक्टिव पावर हमारी होगी जीरो, और फिर रिएक्टिव पावर यहाँ पे फुल होगी, यानी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस साइन फाइव है, तो साइन फाइव हमारा वन है यहाँ पे, इंटू फाइव 90 है, तो इसकी वजह से एक्टिव पावर हमारी पूरी वी इंटू आई हम लोग को मिल जाए, रिएक्टिव पावर सॉरी एक्टिव पावर जीरो है, रिएक्टिव पावर पूरी पी, ये पी नहीं होगी, रिएक्टिव पावर को हम लोग सुन, रिएक्टिव पावर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, रिएक्टिव पावर होती है वो क्यू से डिनोट होती है, अपरेंट पावर एस से डिनोट, ये जैसे पावर ट्राइंगल हम लोगों ने यहाँ नहीं बनाया क्या, अगली बार बनाएंगे तो वो डबल सर्किट में, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्टिव पावर हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, एक्टिव पावर पी से डिनोट करते हैं, और अपरेंट पावर हम लोग एस से डिनोट करते हैं, एस होता है हमारा वी इंटू आई, और यहाँ पे वी और आई जो है वो पी आर एम एस और आई आर एम एस, ठीक है। एस इक्वल्स टू वी इंटू आई, मतलब इसकी आर एम एस वैल्यूज है वी और आई के हमारे, तो ऐसा होता है हमारा अपरेंट पावर, उसको ऐसे डिनोट करते हैं, एक्टिव पावर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं जो रेजिस्टर में कंज्यूम होती है, और रिएक्टिव पावर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं जो इंडक्टर और कैपेसिटर में कंज्यूम होती है। सी यहाँ रेजिस्टर है नहीं तो एक्टिव पावर जीरो होगी, कैपेसिटर है तो रिएक्टिव पावर फुल होगी, जितनी भी पावर जा रही है वो सब कैपेसिटर में जाए, ठीक है। तो ये आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सीरीज आर सी आर एल जो दो दो के कॉम्बिनेशन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में, फिर आर एल से सर्किट डिस्कस, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोग से, बाय।